एवरीबॉडी, मुझको आज एक टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। किसी भी, मैं क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल ट्रायल में किसी भी केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए क्या टिप्स जरूरी हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा बेसिकली पूरे ट्रायल्स के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ट्रायल्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं: समन ट्रायल, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल। और एक समरी ट्रायल का अलग प्रोसीजर होता है, बट बेसिकली ऑल द केसेस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। समन्स ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 251 से 255 सीआरपीसी में, और जो अब इसके पैरेलल बीएनएसएस में आ गया है तो 271 से 274 से 278 बीएनएसएस में ये दिया हुआ है। समन्स ट्रायल में जो ऑफेंसेस 2 साल तक के पनिशेबल होते हैं, उनका ट्रायल उसमें कंडक्ट होता है। उसके नेक्स्ट वारंट ट्रायल्स में जो मोर देन 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस हैं, उनको 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक जो केसेस है प्रोसिक्यूशन लॉन्च ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन, जो कंप्लेन केस से होते हैं स्टार्ट, और एक जो एफआईआर से, जो कि स्टेट केस कहलाते हैं। तो इन 2 भागों में वारंट ट्रायल्स में जो पुलिस रिपोर्ट पे एफआईआर से जो केसेस जो कंडक्ट होते हैं, वो 238 से 243 सीआरपीसी में था, और जो अब नए 261 से 266 बीएनएसएस में है। और इन केसेस का जजमेंट 248 सीआरपीसी में होता था, जो अब 271 बीएनएसएस है। कंप्लेन केस पे जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होते हैं, उनके सेक्शंस 244 से 247 सीआरपीसी था, जो अब 267 से 270 बीएनएसएस में है। और इसका जजमेंट भी 248 में होता है। जो वारंट ट्रायल्स को जो कंसोलिडेटेड पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेन केस में 2 पार्ट में डिवाइड करके, और जो फाइनल जजमेंट है वो 248 सीआरपीसी में और बीएनएसएस के 271 बीएनएसएस में दिया हुआ है। फिर जो सेशंस ट्रायल है वो 225 से 237 सीआरपीसी में है दिया हुआ, जो कि करंट बीएनएसएस में 248 से 258 बीएनएसएस में है। इनका जजमेंट 235 सीआरपीसी में होता था, जिसका पैरेलल अब 258 बीएनएसएस है। ये सेशंस ट्रायल पूरा कंडक्ट होने के बाद फाइनल जजमेंट के सेक्शंस मैंने बताया। सेशंस ट्रायल में एक एडिशनल प्रोविजन ये भी होता है कि अगर डिफेंस चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन 233 सीआरपीसी में, जो उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 256 बीएनएसएस, इसमें किसी गवाह को तलब किया जा सकता है, या कोई अगर डिफेंस में कोई एविडेंस जो कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके अगर कोई चीज विटनेस या कोई मटेरियल तलब कराना है, तो वो उसमें डिफेंस एविडेंस में कोर्ट को एप्लीकेशन दे के हम प्रेयर कर सकते हैं। और नॉर्मली वो कोर्ट उसमें जो है डिफेंस की एप्लीकेशन अलाउ करके वो विटनेसेस उसको जो है सम्मन कर लेती है, जिससे कि डिफेंस को भी पूरा मौका मिले। जो समरी ट्रायल है उसका 2 साल तक के पनिशेबल ऑफेंसेस के लिए वो बनाया गया है, और उसका सिर्फ एक मेन फीचर ये है कि वो एक्सपीडाइट प्रोसीजर होता है। लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट की जो पावर पनिशमेंट की होती है वो रिस्ट्रिक्टेड 3 मंथ्स तक। जो ऑफेंसेस हैं वो डिवाइडेड है 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट तक के, लेकिन जो कोर्ट की पावर है, अगर वो समरी ट्रायल में जाते हैं तो वो उसकी पावर सिर्फ 3 मंथ्स तक का पनिशमेंट की उसमें है। भले ही उसमें सेक्शन में प्रोवाइडेड अप टू 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन उसकी पावर 3 मंथ्स है। तो अगर समरी ट्रायल में जाते हैं तो वो मजिस्ट्रेट की और कोर्ट की पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो नॉर्मली समरी ट्रायल केसेस में कोई भी पार्टी जाना नहीं चाहती, क्योंकि जो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो चाहेगा कि किसी भी ऑफेंस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो, तो समरी ट्रायल में नॉर्मली केसेस जाते नहीं है। एक प्रोविजन है, अगर उसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट हो तो वो समरी ट्रायल में जा सकते हैं। एक चीज थोड़ा और ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो सेशंस ट्रायल हैं वो भी वारंट ट्रायल्स ही होते हैं, बिकॉज ऑल द ऑफेंसेस फॉर मोर देन 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट उसमें कवर्ड होते हैं। अब ये कौन से केसेस जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेंगे और कौन से सेशंस कोर्ट में चलेंगे, क्योंकि सेक्शंस हैं उसके पनिशमेंट दिए होते हैं करस्पॉन्डिंग। तो ये सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन से जो है केसेस चलेंगे, ये शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी और शेड्यूल 1 ऑफ बीएनएसएस में भी दिया हुआ है। उस शेड्यूल में ये हर ऑफेंस के करस्पॉन्डिंग ये डिस्क्राइब्ड है कि ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, और ये मजिस्ट्रेट ट्राइबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेशंस कोर्ट, ये वहां पे सारी चीजें डिवाइडेड हैं। तो अकॉर्डिंगली जो केसेस और जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, और ये सेशंस ट्रायल में कौन सा चलेगा और मजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन सा चलेगा, ये वहां से शेड्यूल से डिसाइड होता है।
मैंने ये डिफरेंट प्रोविजंस बताया ट्रायल कंडक्ट करने के लिए। इसमें जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले जब कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ है, अगर स्टेट केसेस हैं, तो उसमें जब एक्यूज विल बी बेल्ड आउट, एक्यूज के बेल होने के बाद में जब कोर्ट में अपीयर होता है, ये हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उसकी हर केस बेल ही हो जाए। कुछ हीनियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पूरे ट्रायल में भी बेल नहीं होती है। पर्पस ये है कि व्हेन एक्यूज अपीयर्स बिफोर कोर्ट, इफ इट इज बेल्ड आउट देन इट इज गुड, अदरवाइज बिना बेल के जेल से भी जब अपीयर होते हैं तो सबसे पहले चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, फिर 313 सीआरपीसी में उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी डिफेंस देने की, और उसके बाद एक्चुअली डिफेंस एविडेंस की, जो कि 313 सीआरपीसी में, जो कि 351 बीएनएसएस है, उसमें ये पूछा भी जाता है कि वो अपने तरफ से कोई डिफेंस एविडेंस देना चाहता है या नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। तो ये इस तरीके से पूरा ट्रायल चलता है कि पहले अपीयरेंस, फिर चार्ज, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर 313, फिर डिफेंस एविडेंस और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट। हम लोग आज टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं वो फाइनल आर्ग्यूमेंट का है, लेकिन फाइनल आर्ग्यूमेंट किसी केस के स्टार्ट करने से पहले या प्रिपेयर करने से पहले ये सारे प्रोविजंस और चीजें इसलिए क्लियर होनी चाहिए कि अगर जिस समय आप फाइल लेकर के फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बैठे हैं, हो सकता है कि वो केस आपके पास क्लाइंट ने शुरू से एंगेज किया हो आपको और फर्स्ट डे से उसमें काउंसिल रहे हैं और आपने ट्रायल पूरा कंडक्ट किया हो, तो आपको उसकी वेरियस स्टेजेस और उसके इम्प्लीकेशंस और उसकी इंपॉर्टेंट एविडेंस वगैरह सब पता होती हैं। और जब आप कर रहे हैं तो आपकी अपने एक लाइन ऑफ एक्शन होती है, आप उसको लेकर के एक डिफेंस को ध्यान में रखते हुए पूरा कंडक्ट करते हैं पूरे केस को, वो एक बात है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि आधा ट्रायल किसी दूसरे एडवोकेट ने किया, बाकी के आधे के लिए, या हो सकता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास क्लाइंट की फाइल आए, वो कहे कि अब आपको हमारा केस पूरा हो गया, आपको खाली इसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट करना है, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करने के पहले हमको सबसे पहले वो सारी चीजें कंफर्म कर लेनी चाहिए कि इस केस में ट्रायल के लिए अगर हम डिफेंस से हैं तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वो पॉइंट्स कवर हो गए कि नहीं, जो डिफेंस की एविडेंस आनी चाहिए थी वो सब चीजें आ गई हैं या नहीं, और अगर प्रोसिक्यूशन से है तो डेफिनेटली कि वो सारी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस या एडिशनल एक्यूज और वो सारे लिंक्स पूरे एस्टेब्लिश हैं या नहीं, ये हमको सबसे पहले देख लेना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि उसमें केस की फाइल में कुछ चीजें कमी है, तो ये जो मैंने एडिशनल प्रोविजंस बताए, चाहे वो समनिंग ऑफ विटनेसेस हो, चाहे समनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हो, ये सारी चीजों को हमें अपॉर्चुनिटी देख लेनी चाहिए फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई चीज कम है तो उसको पहले हमें फाइल पे पूरा कर लेना जरूरी होता है, कि जिससे कि हम अपने केस को बेटर प्रेजेंट कर सकें। अब जब आपके पास में केस फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए आ गया है और आप केस कर रहे हैं, अब आप अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एंगेज हैं, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी सबसे पहला पॉइंट आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज चार्ज। आपने किस पॉइंट पे, किस सेक्शन पे आपने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है, और उस लॉ को, उस प्रोविजन को, उस ऑफेंस को आपने क्या भली बात स्टडी कर लिया है, और उसको एस्टैब्लिश करने के और प्रूव करने के लिए क्या उस ऑफेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके फाइल पर एविडेंस में अवेलेबल हैं या नहीं। एक एग्जांपल हम डाउरी डेथ का लेते हैं। अगर डाउरी डेथ को प्रूव करने के लिए सबसे जरूरी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, और उसके बाद अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, और डाउरी डिमांड एंड क्रुएल्टी सून बिफोर डेथ। तो ये अननेचुरल डेथ विद इन 7 years और क्रुएल्टी सून बिफोर डेथ, ये सारी चीजें जो अगर हैं तो एक लॉ का प्रिजम्पशन भी है 113B सीआरपीसी का, कि ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस आप ही ने किया है, और ये ऑफेंस जो है आपको, ये बर्डन आपका शिफ्ट हो जाता है कि ये बर्डन आपको जो है डिस्चार्ज करना है कि ये ऑफेंस हमने नहीं किया है, अदरवाइज लीगली वो आपके अगेंस्ट प्रिज्यूम्ड है। तो लेकिन उस 113B का प्रिजम्पशन जो है रेज करने के लिए जब हम प्रोसिक्यूशन से इसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली ये देखना चाहिए कि ये सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होते हैं या नहीं, और वो हमारे पास उसकी एविडेंस है या नहीं। अगर सून बिफोर डेथ क्रुएल्टी की कोई एलिगेशन उसमें नहीं है, डाउरी डिमांड नहीं है, और वो सारी चीजें अगर आई ही नहीं है, तो सेक्शन 113B का प्रिजम्पशन भी नहीं होगा, तो फिर आपको ही सारा बर्डन है उसको प्रूव करने का, तो डिफेंस को जरूरत नहीं है। ऐसे ऑफेंसेस जिस तरीके से मैंने डाउरी डेथ में बताया कि जब प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट होल्ड हो रहा है और आपके ऊपर ये बर्डन है कि आपको ये डिस्चार्ज करना है कि ये ऑफेंस आपने एक्चुअली नहीं किया है और आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब अगर
डिफेंस है उसको ये साबित करना पड़ेगा वो नहीं है, और अगर 113B का प्रिजम्पशन रेज हो रहा है तो आपका आधा काम वैसे ही कम हो गया, तो फिर डिफेंस को ये प्रूव करना है तो आपको उसे उस हिसाब से कॉन्टेस्ट करना है, और जो डिफेंस विटनेसेस होंगे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको भी मौका मिलता है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करते समय जब सबसे पहली चीज आपने ये देख लिया कि जो क्या चार्ज है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स आपकी की पूरी एविडेंस से मीट आउट होते हैं या नहीं, ये जब आपने देख लिया, उसके बाद में आपको ये उसमें एनालाइज करना है कि जो हमारी पूरी एविडेंस है उसमें विटनेसेस की एविडेंस होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होगी, कुछ अगर आपने एडिशनल एविडेंस या विटनेस समन किए तो वो एविडेंस होगी। वो सारी चीजें आपस में आपके एक जो है वो जब हम प्रोसिक्यूशन से कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपस में इन कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, उनके लिंक्स जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, और वो सारी चीजें मिलकर के एक्यूज का गिल्ट जो है वो प्रूव कर रही है या नहीं। अगर हमारे वो इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के सारे सेटिस्फाइड है, एविडेंस सब आपस में वेल लिंक्ड है, उसमें किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन या कंफ्लिक्ट नहीं है, और कलेक्टिवली जो पूरी की पूरी एविडेंस है वो ये इंडिकेट करती है कि एक्यूज इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो हमारा वो एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने होगा। और कोर्ट को बताने के लिए डेफिनेटली हमको यही पॉइंट्स रखने होंगे कि ये ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है इस एविडेंस से मीट आउट होते हैं, और आपस में एविडेंस में और विटनेसेस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, और सारी चीजें कलेक्टिवली मीट आउट करती हैं उस ऑफेंस को, तो उसमें ऑफेंस में उसको सजा कर दी जाए। इसी से उल्टे जब हम डिफेंस से प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसमें होल्स ढूंढने होते हैं। तब भी हमको स्टडी सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि हमारे अगेंस्ट क्या चार्ज लगाया गया है, और उस चार्ज के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल उसमें हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हमको उसमें होल्स और लूप होल्स ये ढूंढने हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स जो ऑफेंस की रिक्वायरमेंट हैं, जिनके स्टैब्लिश होने पर ही हम गिल्टी प्रूव होंगे, वो उसके लॉ के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स कहीं भी आपस में कनेक्टेड और वेल लिंक्ड नहीं है। तो हमें उसमें सारे वो कंट्राडिक्शंस और ओमिशंस और सारी चीजें ढूंढनी है। उसके लिए एक केस का रिकॉर्ड होता है, उसके बाद विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं, डिफेंस वर्जन होता है, 313 का स्टेटमेंट होता है। तो हमको ये ध्यान में रखकर चलना होता है कि हमने एक पर्टिकुलर डिफेंस की एविडेंस जो हम लेकर के चले हैं, जो हमारा डिफेंस का वर्जन है वो हमारा मीट आउट हो रहा है, और जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो मीट आउट नहीं हो रहा है। उनके जो आपस में एविडेंसेस हैं, एविडेंस के, विटनेसेस के और रिकॉर्ड के, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कि एक किसी डॉक्यूमेंट से कोई एविडेंस जो है एस्टैब्लिश हो रही हो और विटनेसेस ने आकर के उससे डिफरेंट या कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिया हो, तो उसका भी बेनिफिट जो है उसको हमेशा जो है एक्यूज को जाता है। और जो डिफेंस का वर्जन तो वैसे भी इस लीगल प्रिंसिपल चलता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज। अगर जो है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स एक टर्म होती है प्रोसिक्यूशन के लिए, अगर बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स ऑफेंस प्रूव नहीं है देन बेनिफिट विल डेफिनेटली गो टू एक्यूज। अगर आपका ऑफेंस फुल प्रूफ नहीं है, आपके जो है लिंक्स वेल एस्टैब्लिश नहीं है, आपका ऑफेंस मीट आउट नहीं हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स फुलफिल्ड नहीं है, तो उस सब चीज का बेनिफिट एक्यूज को जाएगा, और वो फिर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। तो आपको वो सारे लूप होल्स और वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्राडिक्शन बहुत डीपली एनालाइज करके कोर्ट के सामने रखने होंगे। बहुत छोटी छोटी भी चीजें होती हैं, अगर आप डीपली रिकॉर्ड को स्टडी नहीं करेंगे तो आप उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी में किसी अलग अलग वकीलों के प्रेजेंटेशन में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऊपरी तौर पर फाइल पढ़ी कि चलो ठीक है बहस तो करनी है, बाकी तो कोर्ट पढ़ ही लेगी। कुछ लोगों की ये भी अप्रोच होती है कि हम जो करेंगे ना करेंगे, कोर्ट तो पूरा पढ़ेगी, तो हम क्यों बिलावज मगजमारी इतनी करें, इतना क्यों समय खराब करें। अगर आपका अपना प्रेजेंटेशन ऑनेस्ट है तो आपको अपनी तरफ से फाइल पे कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से खड़े हो चाहे डिफेंस की तरफ से। अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो आपको सारे वेल कनेक्टेड लिंक्स आपको प्रेजेंट करने की, इस वजह से ये ऑफेंस प्रूव्ड है और एक्यूज शुड बी कन्विक्टेड। और अगर उसमें आप सेटिस्फैक्टरली जो है वो होल्स ढूंढ सकते हैं, लूप होल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में रिकॉर्ड और विटनेसेस के स्टेटमेंट आपस में कॉर्पोरेट नहीं हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन वो चीजें आपको अरेंज करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। आप जब पूरी फाइल स्टडी करेंगे तो आपके सामने वो सारी चीजें आएंगी। किसी भी जज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत माइन्यूटली स्टडी करके और एक एक छोटी से छोटी चीज को उसमें ढूंढ करके और कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शंस ढूंढ सके। आपने अगर 12-12, 25-25 पेज के बयान है वो पढ़े हैं और एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट मिल रहा है, तो आपके तो पर्पस खड़े होने का ही कोर्ट में यह है कि आप उन चीजों को डीपली स्टडी करके एनालाइज करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सके, टू सेव कोर्ट टाइम ऑफ कोर्ट एंड टू असिस्ट कोर्ट। आपका काम कोर्ट को असिस्ट करना है,
हो सकता है कि जितना टाइम आपने फाइल पे दिया है, एक्चुअली एक फाइल को फाइनल आर्गुमेंट के लिए अगर थॉरोली स्टडी किया जाए तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन भी लग जाते हैं। कोर्ट के पास एक फाइल पे 10 दिन का समय फाइल पढ़ने का होता है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हर दिन केसेस का वर्कलोड इतना होता है कि वो एक फाइल उठा करके 10 दिन पढ़ते होंगे या 15 दिन पढ़ते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और चूंकि आप अपने क्लाइंट का केस प्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी लीगल और मॉरल ड्यूटी और बाउंडेशन भी है और आप उसी चीज की प्रोफेशनल फीस भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये आप जितना अच्छा कोर्ट के सामने केस प्रेजेंट करेंगे उसका, आप अगर प्रोसिक्यूशन है तो बेनिफिट मिलेगा, डिफेंस है तो प्रोसिक्यूशन डिफेंस उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज और भी है कि जब आप किसी भी एक साइड, एक लाइन हो, किसी भी एक साइड से आप खड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा दूसरी साइड की कमियों की भी जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बॉलिंग और बैटिंग अगर हो रही है तो कौन सा वीक पॉइंट जो है वो बैट्समैन का, कहाँ बॉल फेंके तो ये उड़ जाएगा। ये भी आपको एक तरीके से क्रिकेट की टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि अगर आपको अपने अपोजिट काउंसिल की भी कुछ वीकनेस पता है कि अगर हम ये पॉइंट रख देंगे तो शायद ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आपको ये प्रिपरेशन रखनी चाहिए और आपको अपनी तरफ से अपने प्रोफेशन के लिए लॉयल्टी दिखाते हुए अच्छे से अच्छा केस प्रेजेंट करके कोर्ट को असेस करने के लिए पूरा मैटर रखना चाहिए।